तो आप सभी लोग का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, और देन हम लोग इसको कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के टर्म में। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा क्या अंतर होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो इलास्टिसिटी होगी उसमें क्या संबंध होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो स्लोप्स मिलेंगे कर्व के उनमें क्या संबंध होगा। तो हम इन सब बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। A thermodynamical process in which a thermodynamical system is evolved from one thermodynamical state to another thermodynamical state such that no heat energy is exchanged with surrounding, then the process is known as adiabatic process। ये तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट से दूसरे थर्मोडायनेमिकल स्टेट में इवॉल्व हो रहा है तो और इस दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो तो इस प्रकार के थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो कुछ उसके फीचर्स है, जैसे कि यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है, बहुत ही फास्टली होती है। दूसरा कि आइसोथर्मल प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग जो है वह एडियाबेटिक वाल से सेपरेट होते हैं। एडियाबेटिक वाल का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा यह पूरा स्पेस है जिसमें हमारा यह एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, तो ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो, दिस विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एडियाबेटिक टाइप मटेरियल, सो दैट एडियाबेटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग। और जब ये नॉन कंडक्टिंग वाल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाल के थ्रू एनर्जी जो है वह सिस्टम से न तो सराउंडिंग में और न तो सराउंडिंग से सिस्टम में एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, यह इसकी खासियत होती है। तो इस तरह से कह सकते हो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रक्रिया होगी तो वह एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि इसी चीज को हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में और देन इसके लिए पीवी डायग्राम में। तो अभी आप यहां देख रहे हो कि हमने लिखा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू क्या है? हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो चूंकि हम लोग डेफिनेशन में ही बता रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, सो डेल्टा क्यू विल बी 0। अब इसी चीज को हम एक पीवी डायग्राम में दिखा रहे हैं यहां पर। तो इन फिगर पीवी डायग्राम फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज शोन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट्स इनिशियल स्टेट। आइसोथर्मल देखो यहां नहीं होगा, यहां पर एडियाबेटिक होगा, ये मिस्टेक है यहां पर एडियाबेटिक होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए P1 V1 जैसे यहां पर देख रहे हो एंड एंड्स टू B वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तो यह टर्म भी नहीं होगा, यह मिस्टेक है। ठीक, तो अब अगर कहा जाए कि ये देख सकते हो यहां पर कि कर्व है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ए P1 V1 से स्टार्ट हुआ, B P2 V2 पर एंड हो गए। इस प्रक्रिया में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर ले यहां फिर से कि यही पुरानी चीजें हैं जो आ गई यहां पर, तो यह भी नहीं होगा।
यह भी नहीं होगा और यहां पर एडियाबेटिक होगा, ठीक है, एडियाबेटिक हो जाएगा, ठीक। कंफ्यूजन की कोई चीज बचेगी नहीं इसमें, है ना। तो अब क्या लिखा गया कि हम लोग हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं हम लोग कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है बोलते हैं हम लोग। चूंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है तो इस तरह से डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0, और इस तरह सॉल्व करें तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, thus in adiabatic process the work is done at the cost of internal energy of the system। मतलब कि मान लिया जाए कि यह हमारे पास एक पिस्टन युक्त एक सिलेंडर है और इसकी सभी दीवारें जो है एडियाबेटिक टाइप है, मतलब कि यह हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। अब अगर मतलब ये एडियाबेटिक वाल का मतलब कि यह पूरा का पूरा बाहर से इंसुलेटेड है, तो अगर ऐसा है तो अगर ये इस पर धीरे धीरे यह नीचे की तरफ डाउन हो रहा है अगर, तो इसका मतलब हुआ कि यह हमारा कहीं यहां पर आ गया। तो अब देख रहे हो कि वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हुआ तो स्पेस कम हुआ, मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी इसका बढ़ रहा है। व्हेन वर्क इज डन, अगर मान लो कि इनिशियल स्टेट में ही यहीं पर होता और ये पिस्टन को धक्का दे रहा है इसके अंदर का गैसियस मटेरियल जो है, तो यह यहां पहुंच गया, तो यहां पर क्या हुआ कि कुछ बाहर से एनर्जी तो न लिया गया न दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वॉल्यूम यह हो जाएगा इतना, तो उस अवस्था में जो कुछ भी हीट एनर्जी था वह कहां से, इसको वर्क के लिए हीट एनर्जी कहां से मिला होगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स की जो अपनी एनर्जी है। इसको दूसरे टर्म में भी समझा सकते हैं, जब वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा तो कोलिजन का रेट अब घट जाएगा। पहले वाले केस में क्या बताया कि जब यहां से यहां जाएगा तो वॉल्यूम घटेगा, मीन फ्री पाथ घटेगा, कोलिजन का रेट बढ़ेगा, कोलिजन का रेट बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, मैंने ऐसे बताया। अब यदि यहां से यहां पर जा रहा है, इस जगह पर जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, कोलिजन का रेट घटेगा, कोलिजन का रेट घटेगा तो टेम्परेचर भी घट जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी घट जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको जस्टिफाई किया कि हमेशा इसके अपोजिट होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है वह इंटरनल एनर्जी के कास्ट पर ही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में जैसे बताया कि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है, हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम कहें कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर गामा जो है एटॉमिसिटी ऑफ द गैस है, और इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। तो मीन्स गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। और गामा की वैल्यू जो है हमेशा यह पाया जाता है कि 1 से बड़ा पाया जाता है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक की बात करें तो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू ही होती है। अब यहां पर हमने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखा था वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिखा था, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान P1 V1 से प्रारंभ हुआ, P2 V2 पर फिनिश हुआ, जैसा हमने पीछे फिगर में भी दिखाया था, तो उस केस में हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे कि एट ए पॉइंट, यह क्या है, एट ए पर है और ये वाला एट बी पर है, तो ए पर P1 V1 पर गामा इक्वल टू बी पर P2 V2 के अपॉन P2 V2 पर गामा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द अदर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आर, तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने लिखा है वो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में लिखा है। तो सपोज कि आपको प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व दिया गया है, सपोज आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व दिया गया है, तो उस अवस्था में जो इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखेंगे वह क्रमशः यह हो जाएगा टी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, अथवा टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो these three are the equation of state for adiabatic process during adiabatic process in terms of pressure and volume, temperature and volume and temperature and pressure। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे कि यह इक्वेशन कैसे डिराइव किया जाता है, कि एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो फिलहाल हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम लोग वर्क डन की बात करेंगे। क्लियर? तो हम लोग वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो यहां पर हमने एक पीवी डायग्राम ले लिया है और एडियाबेटिक प्रोसेस लिखा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब कि डेल्टा क्यू की वैल्यू ऑलरेडी इसमें 0 होगा। ठीक है, तो हमारा एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है जो स्टेट ए से प्रारंभ होता है जहां पर प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, वह स्टेट बी पर फिनिश होता है जहां पर प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 था। मतलब कि जब प्रेशर की वैल्यू P1 से P2 रिड्यूस होकर हो रही है तो उस केस में वॉल्यूम V1 से V2 हो जा रहा है। एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम को दिखाया, वाई एक्सिस पर प्रेशर को दिखाया है। ओके, मैंने यही इसको स्टेटमेंट में लिखा है। अब हम लोग कहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि हमें इसमें निकालना है वर्क डन, तो हमें ऐसा बताया जाता है कि एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंडर का जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा। तो हम लोग ये पूरे का तो निकाल नहीं सकते। अगर ये मान लिया जाए कि स्क्वायर फॉर्म में होता है ऐसे या रेक्टेंगल फॉर्म में होता, तो हम लोग कहते कि भाई इसका विथ इंटू हाइट कर देते, निकल जाता। लेकिन ये कर्व दिया गया है। अब कर्व दिया गया है तो कर्व का कैसे निकालेंगे, कैसे कर्व का निकालेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रिप लिया, एक छोटा स्ट्रिप लिया जिसका की विथ जो है वह वॉल्यूम चेंज डीवी को रिप्रेजेंट कर रहा है एट प्रेशर पी। तो मान लेते हैं कि एक प्रेशर पी पर हम लोग चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट किए हुए हैं डीवी। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? तो हाइट इंटू विथ पी डीवी। तो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम डीवी एट प्रेशर पी। ये निकाल लिया। लेकिन हमें केवल इतने का तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए यहां से यहां तक के लिए। तो इसको अब इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो मैंने यहां पर इंटीग्रेट कर दिया कि जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है V1 से V2 तब वर्क डन कितना होगा? W इक्वल टू पी डीवी फ्रॉम V1 टू V2। यहां पर देखने वाली चीज है कि A से B के लिए हमने इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन करना है V के टर्म में, और यहां P दिया गया जो कि कांस्टेंट नहीं है, वो भी A से B के लगातार बदल रहा है। तो अब यहां पर एक तरीका यह हो सकता है कि आप इस डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बदले, और इसके लिए काम यह कर सकते हैं कि P को V में कन्वर्ट कर ले या V को P में कन्वर्ट कर ले। लेकिन जब P को V में कन्वर्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा, केवल P को बदलना है। जब V को P में बदलेंगे तो हमें लिमिट भी बदलना पड़ेगा। तो लिमिट के झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि P को dV में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास है क्या? P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू K। ठीक है, तो इसका मतलब है कि PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, लेट K इज द कांस्टेंट, देन P इज व्हाट? K अपॉन V के पावर गामा। ये हमारा हो गया। इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस P के जगह पर। देख सकते हो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इंटीग्रेशन का V1 टू V2 K V की पावर गामा dV हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो K कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं? और V के पावर V1 से V2 हो गया, V की पावर माइनस गामा हो गया dV। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो K हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा? V के पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम V1 टू V2, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा K अपॉन गामा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस गामा, ठीक है ना? और यहां से क्या हो जाएगा? तो V2 के पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा। तो इस तरह से यह इक्वेशन आ गया, है कि नहीं? तो अब इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैंने लिखा था कि यह था K अपान 1 माइनस गामा V2 के पावर गामा 1 माइनस गामा माइनस V1 पावर 1 माइनस गामा, ऐसा लिखा था। हम लोग क्या करेंगे कि इस K से इसको अपान में भी लिख सकते हैं हम लोग ना, तो K की जगह पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या? इस V2 वाले टर्म में P2 V2 के पावर गामा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस वाले केस में K की जगह पर रखेंगे P1 V1 के पावर गामा, और इंटू क्या है? V1 के पावर 1 माइनस गामा। ऐसे ही यहां पर V2 के पावर 1 माइनस गामा। तो क्या आ जाएगा? ये P2 V2 माइनस P1 V1, है कि नहीं? तो K हट गया, P2 V2 माइनस P1 V1। तो देखो यहां पर इसे लिख दिया। तो अब देखो क्या कि वहां 1 माइनस गामा था, क्योंकि गामा की वैल्यू हम लोग पाते हैं कि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है,
तो P2 V2 माइनस P1 V1 करेंगे माइनस साइन के साथ, तो गामा माइनस 1, यहाँ n मोल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अब हम पीछे वाले में क्या लिखे थे, पीछे वाले में देखो यहाँ पर P2 V2 पावर माइनस P1 V1 लिखे हैं, और ये K/1 माइनस गामा है, ठीक है ना। और एक्चुअली में गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, तो गामा माइनस 1 करेंगे तब जाके पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस गामा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करके P1 V1 माइनस P2 V2 कर दें, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लें, P1 V1 माइनस P2 V2 अपान गामा माइनस 1 इंटू K, है ना। तो ये हमारा पास इक्वेशन हो गया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर n नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, सिंस वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, किसी भी प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है। तो जब ये P1 V1 हो जाएगा तो ये T1 हो जाएगा, जब ये P2 V2 हो जाएगा तो ये T2 हो जाएगा। तो देख सकते हो nR कॉमन निकल जाएगा, nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, तो W की वैल्यू क्या आ गया, nR गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, है ना। P1 V1 टर्म बता दिया। अब यही चीज ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है। जब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट किया था तो क्या लिखा था, 2.3026 RT log V2 by V1, ये हमें वर्क डन मिला था, क्लियर। और यहां पर हमें वर्क डन मिला, तो गामा क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, CP/CB या 1+2/F, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ F, ठीक है। तो मैंने यहां पर वर्क डन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट हमारा वर्कआउट होगा वो होगा इलास्टिसिटी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इलास्टिसिटी क्या होगी, तो जैसा मैं डिस्कस किया था इसके पहले के वीडियो लेक्चर में कि यदि कोई हमारे पास सिस्टम हो, उस पर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो सिस्टम के शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वह अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ऐसे ही गैसियस सिस्टम के लिए भी पाया जाता है कि उसमें भी इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग कि जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हवा भरी हुई होती है, गुब्बारे को अगर प्रेस करते हैं तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन दिखता है, और जैसे ही हम लोग प्रेस करना हटाते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। तो इसका मतलब कि गुब्बारे के अंदर तो गैस ही भरी हुई है, उसी की हम बात ही करें, गैसियस सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, तो गैसियस सिस्टम में भी अपने ओरिजिनल स्टेट को पाए जाने की कैपेबिलिटी होती है, तो उसी कैपेबिलिटी को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ गैसियस सिस्टम कहते हैं। और चूंकि यह हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के तहत निकालना चाहते हैं कि अगर कोई सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस में हो तो उस गैस की इलास्टिसिटी कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, पीवी की पावर गामा। अब कह सकते हो कि सर आप टेम्परेचर वॉल्यूम वाला, टेम्परेचर प्रेशर वाला भी तो ले सकते थे, हम लोग डेफिनेटली ले सकते थे, लेकिन जो सबसे वेल नोन है, चूंकि हम लोग पीवी डायग्राम ज्यादा बात करते हैं, तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट फंक्शन, ये पी हमारा फर्स्ट फंक्शन, वी सेकंड फंक्शन है, तो पहले क्या है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख दिए, जब v को डिफरेंशिएट करेंगे, v की पावर x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n क्या होता है, x के पावर n क्या होता है, तो n x के पावर n माइनस 1 ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो गामा पावर है, यहाँ पर बाहर आ गया, v की पावर गामा माइनस 1 और dv, क्योंकि यह पावर में दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या, v की पावर गामा कांस्टेंट और यह चेंज में प्रेशर dp लिख देते हैं। अब यहाँ पर कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी को माइनस वी डीपी बाई डीवी इक्वल टू गामा पी, इलास्टिसिटी को माइनस वी डीपी बाई डीवी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रेस के जगह पर हम लोग पी निकालते हैं, तो मान लिया कि हमने जब प्रेशर डीपी चेंज किया तो वॉल्यूम में डीवी हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम डीवी, यही ना। देखो यहाँ पर ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया, डीवी बाई वी, तो डीवी क्या, चेंज इन वॉल्यूम, कब, जब प्रेशर में चेंज डीपी का हुआ, और ये वॉल्यूम वी ओरिजिनल वॉल्यूम है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम स्ट्रेन, और डीपी मींस फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज द स्ट्रेस। ओके, अब चूंकि हम लोग जैसा पीवी डायग्राम में देख रहे थे कि जब प्रेशर को मैं घटा रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, मींस जब पी इंक्रीज करेगा तो वी डिक्रीज करेगा, अपोजिट बिहेवियर है, अपोजिट बिहेवियर के लिए यहाँ पर माइनस साइन को लेना पड़ेगा। तो हमने इसी चीज को लिखा कि अगर इसी को हम लोग लिख दें तो माइनस वी डीपी बाई डीवी, और ये इलास्टिसिटी है, और मैं कब मेजर कर रहा हूं, एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ई एडी इसको लिख दिया, ई एडियाबेटिक, दिस इज माइनस गामा वीपी डीपी वन वी इक्वल टू
गामा पी। ओके, तो यहाँ पी क्या है? गैसियस सिस्टम का प्रेशर है। तो अब इसको कैसे आप बता सकते हो कि दस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। हियर गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इलास्टिसिटी होगी उस प्रेशर के गामा टाइम्स के बराबर होगी जहां गामा एटॉमिसिटी ऑफ द गैस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ कर्व मतलब कि इसका एक्स एक्सिस के साथ मींस वॉल्यूम एक्सिस के साथ झुकाव क्या है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेम का रीजन जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, पिछले इसके स्लाइड पर हमने डिस्कस किया था, यही चीज यहाँ पर भी है। इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये भी पहले मैं समझा लिया हो, इस चीज को लिखा। अब क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक एक्सिस होता है तो हम लोग कहते हैं कि अगर इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, तो स्लोप क्यों क्या लिखते हैं हम लोग? tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, ये लिखते हैं ना। तो y की जगह यहाँ हमारे पास प्रेशर है, x की जगह वॉल्यूम है, तो क्या हो जाएगा हमारे केस में dp बाई dv हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से हम लोग dp बाई dv ले लिए। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हो कि जब प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो स्लोप पे माइनस dp बाई dv कर दिया। दिस इज गामा p बाई v। तो यार p एंड v आर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसका मतलब कि p बाई v इंटू गामा टाइम्स। ओके, अब हम इसको कंपेयर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का ही कंपैरिजन कर लेते हैं। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो इलास्टिसिटी है उसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जरा कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में इलास्टिसिटी क्या होता है? गामा टाइम्स ऑफ द प्रेशर। और आइसोथर्मल प्रोसेस में इसी चीज को बताया था, प्रेशर की इक्विवेलेंट। तो यदि हम लोग देखें यहां पर, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में इलास्टिसिटी होगी वह गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो यहां पर यह भी बता सकते हो कि गामा इज इक्वल टू ई एडियाबेटिक अपॉन ई आइसो। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आप बताएं कि गामा इज इक्वल टू, गामा इज द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो इस चीज को भी हमसे डिस्कस किया गया, पूछा गया है एग्जामिनेशंस में। तो हम लोग यहाँ पर इसको भी इस तरह से प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अब एक चीज समझना है कि अगर मान लिया जाए कि ये प्रॉब्लम छोटे 3.5 नंबर में पूछा गया, तो क्या ये 4 लाइन लिख देने से आपको नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा पहला चीज कि जो कहना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होता है उसको आप समझाइए। गैसियस सिस्टम में इलास्टिसिटी को आप इतना क्यों लिख रहे हैं, आप इसको समझिए, जैसा मैंने बताया पहले। इसके बाद देन आप बताइए कि भाई अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी पावर गामा होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस बी डीपी बाई डीपी निकालेंगे तो गामा इंटू पी हो जाएगा। उसी प्रकार से आप बताओगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी होता है, अगर उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग इस तरह अरेंज करें तो वो पी के बराबर आता है। तो इस प्रकार से आप दोनों में कंपेरिजन करके आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो इतना काम करेंगे जब कि पहला कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी के बारे में बताइए, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बताइए, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताइए। इन दोनों के दौरान जो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स है उनको डिस्कस किया आपने अभी, देन इलास्टिसिटी निकालिए और फिर तब उसको कंपेयर करिए कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी में क्या संबंध होता है। इतना कर लिया, देन आपका फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वी विल कंपेयर द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम लोगों ने स्लोप क्या बताया था पीवी डायग्राम में? माइनस डीपी बाई डीवी। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा था, तो उस समय क्या था? गामा इंटू पी बाई वी। गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। और जब आइसोथर्मल के लिए हमने डिस्कस किया था इसके पहले के वीडियो लेक्चर में, तो वहां पर हमने पी बाई वी बताया। तो इस तरह से कह सकते हो कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स रहने दीजिए और पी बाई वी मतलब क्या? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, या गामा इज इक्वल टू यहां भी बता सकते हो कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, या भी आप इसको बता सकते हो। दोनों का रेशियो होता है। क्लियर? अब इसको भी अगर 3.5 नंबर में आता है, पहले तो आप बताओ कि पीवी डायग्राम क्या होता है। पीवी डायग्राम बताने के बाद दोनों के लिए, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के लिए, और इन दोनों को बता लेने के बाद देन आप इसका बताएंगे। तो अब हम इसको ग्राफिकली भी जरा देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो मान लिया जाए कि यह हमारा पीवी डायग्राम है, इधर वॉल्यूम एक्सिस है, इधर हमारा प्रेशर एक्सिस है।
तो यदि आइसोथर्मल प्रोसेस को मैं लिखता हूं तो यह हमारा आइसोथर्मल कर्व हो गया, और एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान देखते हैं तो यह हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। इसको एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया कि प्रूफ दैट एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। मतलब कि एडियाबेटिक कर्व जो है मोर स्टीपर, देख सकते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये कर्व ऐसे बना हुआ है कि नहीं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कर्व जो होगा मोर स्टीप करेगा देन आइसोथर्मल प्रोसेस के। तो कहने का मतलब क्या, वहां ये नहीं कहा गया आपसे कि आप स्लोप में कंपेयर करो, ओके, स्लोप में कंपेयर करके नहीं पूछा गया आपसे, ये पूछा गया कि कर्व स्टिप करता है ऐसा बताओ आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप बताइए कि मान लीजिए कि हमारे पास आइसोथर्मल कर्व है और एडियाबेटिक कर्व है, दोनों के लिए स्लोप में इतने का अंतर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि कितना स्टिप करेगा, तो गामा टाइम्स स्टिप करेगा। तो मीन्स एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो इस चीज को भी आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देन एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट जो पीवी पावर गामा आपको दिख रहा है इक्वल टू कांस्टेंट, ये कैसे हो रहा है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।